क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आप लोग के अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का स्वागत करता हूं। 8 जुलाई का करंट अफेयर हम लोग देखने वाले हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषा में। टेलीग्राम चैनल का लिंक जिस पे आपको सारे नोटिफिकेशन हमारे मिल जाते हैं, लिंक मैंने बिल्कुल एकदम फ्री है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है लिंक। यूपीएससी यूपीपीएससी के 2022 मेंस और 2023 प्रीलिम्स और मेंस दोनों डेली आंसर राइटिंग, करंट अफेयर मॉड्यूल और आपका जो है डाउट डिस्कशन वाले कोई भी आपको जो पेड ग्रुप ज्वाइन करिए तो सबके लिए आप यहाँ पे ज्वाइन कर कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं 9650347272। ठीक, आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, यूपीएससी यूपीपीएससी अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में। वो हैं ये सारे जिनको अब हम लोग देखेंगे विस्तार से। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आज के। पहली बार इंडिया में इंडिया एनिमल हेल्थ समिट हो रहा है। ठीक है, देखो एक चीज़ समझना जरूरी है कि वन हेल्थ नाम से आप लोगों ने कॉन्सेप्ट सुना होगा, जिसमें देखा जा रहा है कि ह्यूमन, मान लीजिए हम सिर्फ हेल्थ पे ध्यान दें ह्यूमंस की और एनिमल्स की हेल्थ पे ध्यान ना दें, तो कई सारी जो डिजीजेज हैं, जैसे कि आप वायरस कोरोना देख लो, तो ये सब जूनोटिक है, यानी कि इनका जो ओरिजिन है वो एनिमल्स से है। ठीक, तो वहाँ से ये ट्रांसफ़र होके ह्यूमंस को, तो ह्यूमंस आइसोलेशन में नहीं रहते हैं और इसलिए हमें वन हेल्थ कॉन्सेप्ट के अंतर्गत ह्यूमन एनिमल सभी की हेल्थ का ध्यान देना चाहिए। और इसी के मद्देनज़र मुझे लगता है कि ये चालू भी किया गया है। पहली बार इंडिया एनिमल हेल्थ समिट हुआ है और ये मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग ने इनॉग्रेट किया है, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री। ठीक, और ये दिल्ली में हुआ, एनएएससी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, पहला था ये, भारत में पहला कौन वाली सीरीज़ में इसको हम कवर कर लेंगे। और इसको ऑर्गेनाइज किया था इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर टुडे ने। और हम अगर जब ये एनिमल्स की जो हेल्थ है उसको हम सुरक्षित रखते हैं तो इससे हमें भी फ़ायदा होता है फूड सिक्योरिटी में, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी से, जैसे डेयरिंग है, ठीक है, मुर्गी पालन है, इन सबसे न्यूट्रिशन भी हमको मिलता है, लोग पैसे भी कमाते हैं, रूरल ग्रामीण क्षेत्रों में उन लोग की आय बढ़ती है। ठीक, और ओवरऑल जो है आर्थिक विकास भी होता है। ठीक, तो ये कई सारे इसमें डिस्कशन होंगे, फिर उस पर डॉक्यूमेंट करके उसको निकाला जाएगा। अगला टॉपिक है अखिल भारतीय शिक्षा समागम। ठीक, कहाँ हुआ? बनारस में हुआ। ठीक, और बनारस में जब ये समागम हो रहा है तो ये क्या हो रहा है भाई साहब? उच्च शिक्षा से संबंधित जितने भी लोग हैं, यूनिवर्सिटी वाले हैं, ठीक है, एकेडमिक वाले हैं, आपके जो इंडस्ट्री वाले, सब लोग आएंगे, मिलेंगे, समागम है, सब लोग बैठ के बातचीत करेंगे। और उस पर फिर कुछ जो है मेन फोकस तो ये है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाली जो है उसको कितनी बेहतर तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर सके, उस पर फोकस रहेगा। और यहाँ पर बनारसी डिक्लेरेशन भी निकाला जाएगा। ठीक है, जो भी बातचीत होगी उन सब के बाद बनारसी डिक्लेरेशन इंपॉर्टेंट है। ये आपका किससे रिलेटेड है? ये है उच्च शिक्षा, यानी कि हायर एजुकेशन से संबंधित होगा। तो इतने फैक्ट जरूर याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ पे बताया। अखिल भारतीय शिक्षा समागम बनारस में हुआ, बनारसी डिक्लेरेशन हायर एजुकेशन संबंधित है। मेन फोकस यहाँ पे आपका नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 वाली, उसको बेहतर तरीके से किस तरह कार्यान्वित कर सके, उस पर जो है यहाँ पर फोकस होने वाला है। और इसको जो है ऑर्गेनाइज किसने किया था? जो हमारी शिक्षा मंत्रालय है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने मिलकर। ठीक, वाइस चांसलर सब लोग आएंगे इसमें और बातचीत करेंगे। ठीक, अगला टॉपिक है नॉर्थ ईस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो नॉर्थ ईस्ट वाला जो हिस्सा है भारत का, अगर आप देखो तो उसमें क्या है कि बहुत मानसून के टाइम पे बहुत ज़्यादा जो है भूस्खलन होने लगता है, स्लाइड होने लगती है, फ्लड्स बहुत आ जाते हैं, जैसा कि अभी हम देख भी रहे हैं। आसाम में बहुत बुरी हालत है। आसाम जो है नॉर्थ ईस्ट में अगर आप देखो समझो तो प्लेन्स एरिया है। ठीक, वहाँ का मैदानी क्षेत्र है जैसे यूपी बिहार, और बाकी सब जो है हिली एरियाज़ हैं। तो एक तरीके से सब ये घाटी बन जाती है और वैली बनती है, आसाम उसका। तो रेलवेज़ जो है आपके वो आसाम में और आसाम से होते हुए ये बाकी जगहों पे जाती है। तो लुमडिंग बदरपुर रेलवे लाइन है, मेन रेलवे लाइन है जो आपका सदर्न आसाम, ठीक है, और जो ये त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, इन सब पे जाता है सामान। लेकिन मानसून के टाइम पे क्या है, फ्लड हो जा रहा है। ठीक, हाईवे भी अब क्या हुआ है कि कई जगहों पे जो पहले रेलवे लाइन थी वो मीटर गॉज थी। ठीक, 1 मीटर का डिस्टेंस है, अब उसको ब्रॉड गॉज कर दिया गया। ठीक, 2015 में। तो
उससे क्या हुआ कि भूस्खलन और बढ़ गए हैं, लैंडस्लाइड और ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो रेलवे के अलावा जो हाईवे भी हैं वो भी बहुत ज़्यादा है, मतलब चलते नहीं हैं, लोगों का आना जाना हो नहीं पाता है। तो अब यहाँ पे सिस्टम ये बन रहा है कि पूरा कट ऑफ सी सिचुएशन हो जाती है नॉर्थ ईस्ट के लिए, मतलब जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो भी उनको उपलब्ध कराने में बहुत कठिनाइयाँ होती हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि भाई साहब आप जैसे बांग्लादेश बीच में ये पड़ रहा है, तो बांग्लादेश के थ्रू जो है त्रिपुरा, क्योंकि ये एरिया जो है सदर्न नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे ज़्यादा दिक्कतें हैं, तो वहाँ पे जो है आप बांग्लादेश के माध्यम से, बांग्लादेश के थ्रू जो है कुछ चीज़ें मुहैया कराएं। बांग्लादेश में जो भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहे हैं कनेक्टिविटी वाले प्रोजेक्ट, उनको जल्दी से जल्दी करें। तो ये यहाँ पे फोकस होने वाला है। ये इस जो है न्यूज़ का पूरा सारांश है, मैंने जो आपको बता दिया। ठीक है, लुमडिंग बदरपुर बॉर्डर है इसका। मैंने वैसे तो यहाँ पर यहाँ पे जगह नहीं थी, तो मैं यहाँ पे छोटा सा इसका एक डायग्राम बनाया है शार्क वाले उस पर। ये देखिए, यहाँ से क्या है कि ये वाला जो ये आसाम है, ठीक है, आसाम, और यहाँ से ये लुमडिंग बदरपुर, ये मेन रेलवे लाइन है जो इधर सदर्न नॉर्थ ईस्ट जो है, जिसमें त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर है, तो इसको जोड़ता है। यहाँ पे बदरपुर पे आता है, फिर अलग अलग जगहों पे जाता है। लेकिन ये जब से ब्रॉड गेज हुई है ना, तब से यहाँ पे भूस्खलन और लैंडस्लाइड बहुत बढ़ गए हैं। तो ये ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। ठीक है, यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज़ बाकी वही इसी डायग्राम में चीज़ें थी। और इसके अलावा देखिए, यहाँ पर एक मैत्री ब्रिज भी है जो कि फैनी रिवर पे बना हुआ है, और ये कनेक्ट करता है त्रिपुरा को, त्रिपुरा के सबरूम और रामगढ़ बांग्लादेश के। ठीक, अब इसको मतलब ये लोग कह रहे हैं कि इसके माध्यम से आप बांग्लादेश के थ्रू हमको जो है सामान भेजो। ठीक, और ये भी है कि अगरतला, एक रेलवे लाइन है अगरतला और अखौरा बांग्लादेश के बीच में, उसके थ्रू भी आप भेज सकते हो। तो बांग्लादेश के ऊपर एक थोड़ी सी और मतलब एक जो ये है ना एरिया, जो आपका नॉर्थ ईस्ट वाला चिकन नेक वाला, उसको भी बाईपास करेंगे, क्योंकि वो चोक पॉइंट हो जाता है हमारा। अगर हमारा उस पर कुछ मतलब दिक्कत हो जाए तो हम पूरा नॉर्थ ईस्ट से बिल्कुल अलग थलग पड़ जाते हैं। ठीक, अगला टॉपिक है कोणार्क सन टेम्पल। ठीक, ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है भारत में। वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन डिसाइड करता है, मतलब कौन रिकॉग्निशन देता है, यूनेस्को देता है। ठीक है, और ये आप देख रहे हो, ये एक सन टेम्पल है, मतलब सन को फॉलो करने वाली चीज़ है। और ये नरसिम्हा देवा वन जो थे, ठीक, ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के 1250 सीई में इन्होंने इसको बनवाया था, कोणार्क सन टेम्पल को। इसको ब्लैक पगोड़ा भी बोलते हैं, ब्लैक पगोड़ा, पगोड़ा, पकौड़ा नहीं, पगोड़ा। ठीक, और ये पुरी डिस्ट्रिक्ट में है आपका। और यहाँ पर अभी क्या है कि एक नया जो है स्टोन यहाँ पे बनाए गए हैं, कार्व करके नए स्टोन्स बनाए गए हैं, जो कि जो इसका असेंबली हॉल है, जगमोहन बोलते हैं। एनसीईआरटी 11th क्लास की जो है पढ़ोगे तो आपको पता जाएगा, टेम्पल आर्किटेक्चर में जगमोहन जो है असेंबली हॉल को बोलते हैं। तो वहाँ पर कुछ नई तरीके से जो नक्काशीदार पत्थर है उनको बनाया गया है। ठीक, तो अब ये पहली बार लोगों के लिए देखने के लिए खुल जाएंगे। और ये 2019 चालू हुआ था। 1901 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको जो है कंजर्व करने के लिए कुछ इसमें बालू उलू भर दी थी। फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आ गया 1936 में, तब भी ब्रिटिशर्स थे हमारे यहाँ, उन्होंने काफ़ी कंजर्वेशन वर्क किया। फिर हमारे यहाँ नेशनल कंजर्वेशन पॉलिसी है 2014 में, उसमें कहते हैं कि बहुत जो मॉन्यूमेंट हैं इस टाइप के बड़े आर्किटेक्चरल वैल्यू वाले, तो उसमें हम कुछ कुछ चेंजेस कर सकते हैं उनकी। अगर कोई ज्यामिति या फिर ज्योमेट्रिक या फिर फ्लोरल पैटर्न जो है मिसिंग हो गया है, या फिर कोई स्ट्रक्चरल जो है वो चीज़, जैसे मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर है वो 4 पिलर पे टिका हुआ था, ठीक, अब एक पिलर जो है हट गया, तो हम अगर नहीं उसको लगाएंगे तो भैया पूरा जो है ढांचा गिर जाएगा, समझ रहे हो। तो स्ट्रक्चरल मेंबर अगर मिसिंग है तो डैमेज हो गया, तो उसको हम सही कर लें। तो ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं, रीस्टोरेशन हो सकता है। तो वैसे रीस्टोरेशन किया गया है। और कोणार्क सन टेम्पल से संबंधित जो जानकारी वो मैंने आपको पहले दे दी, आर्ट एंड कल्चर वाली। ठीक, राज्यसभा में जो है आपको पता है जो टोटल मेंबरशिप है उसमें 12 मेंबर जो हैं राष्ट्रपति जी। ठीक, किसी व्यक्ति ने अपने जीवन काल में कला के क्षेत्र में, साहित्य लिटरेचर के क्षेत्र में, विज्ञान सामाजिक सेवाओं के क्षेत्र में अगर बहुत ही उत्कृष्ट और योगदान दिया है, तो 12 ऐसे मेंबर्स को जो है कोई इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको नॉमिनेट कर सकता है प्रेसिडेंट। ठीक, और प्रेसिडेंट किसके एड एंड एडवाइस पे काम करता है, आपको पता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के।
और भारतीय संविधान में कौन सा ऐसा जो है आर्टिकल है जो ये बताता है? देखिए, जो शेड्यूल है वो 4th है, और आर्टिकल अनुच्छेद है 4 सब क्लॉज 1 और 80 सब क्लॉज 2। ठीक, तो इसमें हम 12 कर सकते हैं। अभी 4 लोगों को मनोनीत किया गया है। पीटी उषा जी को किया गया है, म्यूजिक माइस्ट्रो इलाय राजा जी को किया गया है। ठीक, और आपका फिलांथ्रोपिस्ट और एडमिनिस्ट्रेटर मतलब जो है आपके प्रशासक, ये धर्मस्थल टेम्पल के वीरेंद्र हेगड़े हैं, और स्क्रीन राइटर वी विजेंद्र प्रसाद हैं। तो इन 4 लोगों को जो है राज्यसभा में जो है एंट्री मिली है। ठीक, 6 साल के लिए जो है इनको नॉमिनेट किया जाता है, और बाकी जो इनकी जो मतलब इनको कोई इलेक्शन वक्शन नहीं लड़ना पड़ता, नॉमिनेटेड होते हैं। ठीक है, सचिन तेंदुलकर को भी बनाया गया था, आपको पता होगा। वैसे तो विजय माल्या को भी बनाया गया था, तो नॉमिनेट किया गया था, तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। खैर, अगला टॉपिक है वीट कंजम्पशन ट्रेंड्स इन इंडिया। अब क्या है, भारत में हमारे यहाँ जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, ठीक, उसके अंतर्गत जो है ये कहा जाता है कि हम आपको राइस देंगे, चावल देंगे, गेहूं देंगे और मोटा अनाज देंगे, कोर्स सीरियल देंगे। ठीक, 3 रुपये, 2 रुपये, 1 रुपये। अब क्या है कि इसमें कुछ चीज़ें हम चेंज भी कर सकते हैं कि अलग कई सारी स्टेट्स हैं, उनमें कई सारी अलग अलग डिमांड होती है, तो हम उनका एलोकेशन करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन फूड मिनिस्ट्री, कि भाई साहब तुमको जो है 60 और जो है परसेंट आपको गेहूं मिलेगा, और जो है 40% जो है राइस मिलेगा। ऐसा कुछ एलोकेशन करते हैं। तो अभी मई के महीने में इन्होंने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंतर्गत ऐसा कुछ संशोधन किया था, जिसका मैं पूरी चीज़ बता दे रहा हूँ। मतलब सारांश ये है कि वीट को घटाया था। वीट जो दिया जा रहा था, पहले एलोकेशन हो रहा था, जैसे कहीं पे 75-25 दिया रहा था, 75 जो है आपका वीट था, गेहूं था, और 25% जो है राइस था। तो उसको मतलब हर जगह वीट घटाया गया है और राइस को बढ़ाया गया है। ठीक, मिनिस्ट्री ने ये बोला कि इसके पीछे का कारण ये है कि हम चाहते हैं कि अगले 10 महीने तक हमारे पास वीट की उपलब्धता रहे। और भारत ने, अभी आपको मालूम है कि वीट दुनिया में एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया, बल्कि एक अच्छा चांस था भारत के पास। तो यहाँ पे एलोकेशन हम कम कर रहे हैं, हम वीट को बचाना चाहते हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ओवरऑल वीट की जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है वो इतनी नहीं है, या फिर कोई ऐसी चीज़ मतलब इस बार प्रोडक्शन ना अच्छा हो, तो हो सकता है वीट की किल्लत हो जाए गेहूं की। तो लेकिन अब क्या है यहाँ पर कि कुछ जो हमारे यहाँ भारतीय राज्य हैं, वो वीट ज़्यादा वहाँ की जनता खाती, तो उन्होंने कहा है कि भैया ये मई में जो संशोधन किया गया है इसको पलट दो, या पहले ही वाला कर दो। हमको वीट गेहूं तो चाहिए चाहिए, हमको रोटी खानी है, हमको चावल नहीं खाना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसमें जो एलोकेशन हुआ था, जिसमें कम कर दिया गया था चावल, सॉरी ज़्यादा कर दिया गया था चावल और गेहूं कम कर दिया गया था, उसमें बिहार भी है, उत्तर प्रदेश भी है, ध्यान रखना, गुजरात भी है। गुजरात और उत्तर प्रदेश ने भी डिमांड करी कि भैया पुराना वाला एलोकेशन कर दो, हमें नहीं चाहिए राइस ज़्यादा, हमें वहीं चाहिए गेहूँ ज़्यादा। ठीक है, तो ये चीज़ 61 लाख टन बचेगा अगर इस तरीके के चेंजेस करते हैं। 10 महीने का हमारे पास जो है ये गेहूँ रहेगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बाकी आप PDF से पढ़ ही सकते हैं। PDF आपको पेड ग्रुप पे मिल जाएगी, और उसका जो है 9650347272 पे आप जो है बात कर सकते हैं। अभी एक छोटा सा टॉपिक है कि शार्क मछली का काटना। तो देखो, शार्क के काटने के, काट के मार डालने के जो मतलब इंसिडेंट्स हैं, वो सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया में भी शार्क भी कई सारी प्रजाति की होती है, कहाँ और कहाँ पे वो काटने पे ज़्यादा मौतें होती हैं, इन सबका एक उन्होंने डेटाबेस निकाला है, जिसको बोल रहे हैं ऑस्ट्रेलियन शार्क इंसिडेंट डेटाबेस। ठीक है, 231 साल का डेटा है। 1196 बार जो है शार्क बाइट मतलब की है, इन्होंने काटा है। और अगर ये मतलब धड़ पे काट लें, ठीक है ना, धड़ पे यानी टॉर्सो पे, तो मौत हो जाती है। और सबसे ज़्यादा जो है इस तरीके से जब भी कभी शार्क से सामना किसी का हो जाता है, तो अगर टाइगर शार्क से हो जाए सामना, तो बचने की उम्मीद बहुत कम है। सबसे ज़्यादा टाइगर शार्क जो है लोगों की जान लेती रही है इस 231 सालों में। उसके बाद जो है बुल शार्क है, और फिर वाइट शार्क है। ठीक, छोटा सा ये अपना टॉपिक था शार्क से संबंधित। अगला टॉपिक है कि वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे उपराष्ट्रपति जी होते हैं, उनका भी इलेक्शन होना है 5 जुलाई को। इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कराता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, MP, MLA इन सबके इलेक्शन कराता है। ठीक, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो आपके ग्राम पंचायत और इन सबके इलेक्शन कराता है, ध्यान रखना। तो ये बड़े बड़े इलेक्शन कौन कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 324। ठीक, याद रखना। तो इसमें क्या है कि
अधिसूचना जारी कर दी गई कि इलेक्शन होना है। और अभी जो हमारे वेंकैया नायडू जी हैं, जिनका कार्यकाल 10 अगस्त को ख़त्म हो रहा है, तो हमें उससे पहले ही जो है उपराष्ट्रपति चाहिए, चयनित हो जाने चाहिए। और उपराष्ट्रपति होने चाहिए, इसके लिए आर्टिकल जो है हमारे संविधान में है 63 यानी 63। आर्टिकल 64 ये बोलता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट बनता है वो ही एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होता है, चेयरमैन होता है राज्यसभा का या फिर काउंसिल ऑफ स्टेट का। और एक चीज़ समझना, वाइस प्रेसिडेंट की खुद में उनकी कोई सैलरी नहीं होती, उनको सैलरी मिलती है राज्यसभा के चेयरमैन होने की। ठीक, तो ये एक थोड़ा सा एक्सेप्शन है और जिसपे कि आपको ध्यान देना चाहिए कि अगर ये डायरेक्टली आपसे पूछ ले कि वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी कितनी है, तो देयर इज नो सैलरी फॉर वाइस प्रेसिडेंट, बट वाइस प्रेसिडेंट वर्किंग इन द कैपेसिटी ऑफ चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स और राज्यसभा, ही गेट्स अ सैलरी फॉर दैट। तो ये चीज़ें याद रखना। आर्टिकल नंबर 65 ये कहता है कि मान लो किसी कारणवश, जैसे कि मृत्यु और या फिर इस्तीफा या फिर किसी कारणवश हटा दिए जाते हैं प्रेसिडेंट महोदय, राष्ट्रपति, तो उस केस में वाइस प्रेसिडेंट जो है राष्ट्रपति का के पद पर जो है विराजमान हो जाएंगे जब तक कोई और प्रेसिडेंट, न्यूली प्रेसिडेंट जो है नहीं आ जाता। ठीक, तब तक वो सारी उनकी पावर भैया वाइस प्रेसिडेंट, सैलरी, अलाउंस सब कुछ प्रेसिडेंट वाला मिलता है। ठीक, आर्टिकल नंबर 66 में प्रक्रिया, चुनाव की क्या प्रक्रिया होगी उपराष्ट्रपति जी के, वो सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं। ठीक, उसमें कहा जाता है कि भैया इलेक्टोरल कॉलेज होगा और उसमें सिर्फ पार्लियामेंट के ही मेंबर्स होते हैं, ध्यान रखना। अब देखो, राष्ट्रपति और वाइस उपराष्ट्रपति में थोड़ा डिफरेंस है इलेक्टोरल कॉलेज में, थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को चलिए बता देता हूँ। प्रेसिडेंट हो गए और यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट हो गए। प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में जो पार्लियामेंट है उसके सिर्फ इलेक्टेड मेंबर, जैसे अभी मैंने आप लोगों को ऊपर बताया ना कि नॉमिनेटेड मेंबर भी होते हैं राज्यसभा के, वो लोग नहीं होते, सिर्फ इलेक्टेड जो जनता से डायरेक्टली चुन के आए हैं वो लोग होते हैं। साथ ही साथ जो एमएलए हैं सिर्फ विधानसभा में, विधान परिषद को में नहीं, चाहे वहां पे इलेक्टेड भी हो, वो नहीं, सिर्फ विधानसभा यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है उसके जो इलेक्टेड मेंबर हैं वो सारे होते हैं इसमें। ठीक, आपके प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में जो है सिर्फ पार्लियामेंट ही होता है, स्टेट लेजिस्लेचर तो खत्म है। ठीक, और इनके में अब जो है पार्लियामेंट में जो नॉमिनेटेड मेंबर भी है वो भी होते हैं, चाहे वो राज्यसभा में हो चाहे अब उधर आपका लोकसभा में। लोकसभा में तो खैर एंग्लो इंडियन थे, वो तो हट गए। अब राज्यसभा वाला जो है, जो 12 है वो भी इसमें वोट करते हैं। तो ये छोटे मोटे जो आप देखो, पॉलिटी आप पढ़ो, जैसे मैं आपको बताता रहता हूँ कैसे क्या पढ़ना चाहिए, वो ज़्यादा जरूरी है। नहीं तो आप पढ़ते रहो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन आएगा नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है कि कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, कैसे क्या पूछ सकता है। तो इसलिए पहले प्रेसिडेंट पढ़ो फिर वाइस प्रेसिडेंट पढ़ो, लेकिन जब भी रिवीजन करो तो दोनों को साथ में पढ़ो, कंपेयर करके पढ़ोगे, इंटरलिंकिंग करके पढ़ोगे, दोनों याद रहेंगे। ठीक है, तो ये कहा गया है कि जो है इलेक्टोरल कॉलेज होगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत जो है यहाँ पर वोटिंग होगी, और वोटिंग सिंगल ट्रांसफरेबल वोट वाली होगी। ठीक है, और जो वोटिंग है वो सीक्रेट बैलेट होगी, किसने कहाँ पे वोट किया वो नहीं मतलब बताया जाएगा, खुले में नहीं होगी कि हाँ भैया हाँ इनको वोट दो, हाँ ना इनको वोट दो, ऐसा नहीं। ठीक, और आर्टिकल नंबर 63 सब क्लॉज 3 में कहता है कि मतलब वाइस प्रेसिडेंट को मतलब चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी, पात्रता क्या क्या होगी। तो पहली बात तो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। अब देखो बहुत ध्यान समझना, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, इंडिया में बॉर्न होना जरूरी नहीं है। यूएसए में क्या है कि वहीं इंडिया मतलब अमेरिका का जो है प्रेसिडेंट बन सकता है जो वहाँ पे बॉर्न भी हुआ हो। लेकिन यहाँ पर कोई दूसरे देश से आकर इंडिया की सिटीजनशिप ले ले, मान लीजिए जो है रजिस्ट्रेशन के थ्रू, पंजीकरण के थ्रू, जैसे भी, तो एक बार सिटीजन बन गया तो वाइस प्रेसिडेंट बन सकता है। इसी प्रकार से राष्ट्रपति जी के लिए भी है। दूसरा है कि 35 साल से ज़्यादा होना चाहिए, और राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होती है, क्वालिफिकेशन होती है, वो सब भी होनी चाहिए। तो आप जो है चुनाव लड़ सकते हो और जीत जाते हो तो अच्छी बात है, आप उपराष्ट्रपति बन जाएंगे। ये चीज़ है। ठीक, पीडीआरडी ग्रांट, अब देखो क्या है कि आपको पता है फाइनेंस कमीशन आर्टिकल नंबर 280 के अंतर्गत ये कहती है कि जो भी नेट प्रोसीड्स आते हैं सेंटर के पास में, केंद्र गवर्नमेंट के पास में, उसमें से जो है आपको डिवोल्यूशन करना चाहिए
पैसा जो है आपको हस्तांतरण करना चाहिए स्टेट्स को कुछ, ठीक। तो ये जो 14वां जो वित्तीय कमीशन आया था उसमें कहा गया था कि 42% जो है आपको 100 रुपये आपने आए आपके पास नेट प्रोसीड, तो 42% आपको देना है। अलग अलग स्टेट्स में कम ज़्यादा हो सकता है, वो डिफरेंट चीज़ है, ये देना है आपको, ठीक है, 42%। और इसमें फिर कैफे हवल्ला भी हुआ था, काफ़ी कई स्टेट कहे थे कि अरे सिर्फ 42% दे के बात ख़त्म कर दी, हमको पहले ज़्यादा मिलता था अब कम मिल रहा है, और बहुत सारी चीज़ें हुई। फिर 15वां कमीशन आ गया, वित्तीय कमीशन, ठीक। NK सिंह इसके प्रेसिडेंट थे, और इन्होंने कहा कि 42 नहीं 41% आप दो, ठीक है। और मान लीजिए किसी स्टेट को ये नाराजगी है कि पहले इस वित्तीय जो डिवोल्यूशन हो रहा है उससे मेरा जो रेवेन्यू पहले जो था इसके आने से पहले वो 100 रुपये था, अब मुझे 90 ही हो गया, तो ये 10 रुपये की मान लीजिए जो कटौती हो गई उनके रेवेन्यू में इस वाले डिवोल्यूशन की वजह से, ठीक। पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू अगर कुछ डेफिसिट हो जाता है, ये रेवेन्यू डेफिसिट वो बजट वाला नहीं है, रेवेन्यू डेफिसिट ये वाला है कि पहले जो रेवेन्यू मिल रहा था और अब में रेवेन्यू में कुछ जो है कम आ गया है, कम हो गया है, तो उसको जो है केंद्रीय गवर्नमेंट भरपाई करेगी। और उसके लिए 15वें जो वित्तीय आयोग था उसने बोला भी था कि 14 ऐसे स्टेट है जिनको फाइनेंशियल ईयर 2023 में 86,000 करोड़ रुपया देना है, और केंद्रीय गवर्नमेंट ने इसी जो है आदेश के अनुसार अभी 14 स्टेट को 7,000, पहला मतलब ये फोर्थ इंस्टॉलमेंट है, सॉरी, फोर्थ इंस्टॉलमेंट जो दे दिया है 7,183 करोड़। इसमें 14 स्टेट हैं, और मेन चीज़ ये है यूपी बिहार वाले जो लोग हैं जिन पे फोकस है हमारा मेन, कि इसमें यूपी और बिहार दोनों ही नहीं है, ठीक। पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट, तो ये चीज़ याद रखना, हस्तांतरण के बाद जो राजस्व घाटा हो रहा है, ठीक है। वैसे ही जैसे है, जैसे GST के आने के बाद जो है कहा गया था कि भैया अगर हमारा रेवेन्यू गिरता तो हम कंपनसेशन देंगे, कंपनसेशन जो है सेस लगाकर, कनेक्ट कर पा रहे हो, तो वो चली चीज़ें हैं। अब देखो क्या है कि भारतीय जो मुद्रा है INR, ये काफ़ी अगर इसको हम कंपेयर करें तो डॉलर के एक्सचेंज से काफ़ी जो है हमारा महंगा होता जा रहा है, मतलब जो इंडियन रुपी की जो वैल्यू है वो जो है डेप्रिशिएट होती आ रही है, मूल्यह्रास हो रहा है उसमें, ठीक। और वहीं डॉलर जो है पहले मान लीजिए हम 70 रुपये में खरीद लेते थे, अब हमको महंगा पड़ रहा है, अब हम 79 रुपीज़ तक हमें देना पड़ रहा है। और हमें पता है भारत जो है बहुत सारी चीज़ें, मूलभूत वाली चीज़ें जो है इम्पोर्ट करता है, जैसे कि क्रूड ऑयल, ठीक। कुछ ज़रूरत की नहीं भी चीज़ें लेकिन इम्पोर्ट करता है, जैसे कि गोल्ड। तो ये जो इम्पोर्ट करेंगे तो इसका हम कैसे भुगतान करेंगे, डॉलर में ही तो करेंगे मोस्टली, हमें तो वो हमसे INR थोड़ा लेगा वो। तो इसकी वजह से क्या है कि हमारा जो एक तो हमारा इम्पोर्ट बढ़ गया, ठीक है, और हमें अब ये गिरता इम्पोर्ट क्यों बढ़ गया भैया, ये समझना, क्रूड ऑयल महंगा हुआ ना यूक्रेन वॉर की वजह से, तो उसकी वजह से हमें ज़्यादा देना पड़ रहा है, और ज़्यादा जो है फॉरेन करेंसी में हमको पेमेंट करना पड़ रहा है, तो इसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट हो रहा है हमारा, ठीक। और साथ ही साथ जो भी बहुत ज़्यादा पैसा कोरोना की वजह से और उसके बाद हमारे शेयर मार्केट में लगाया था, ठीक है ना, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के थ्रू, वो सब भी अपना डॉलर पकड़ के वापस जा रहे हैं, ठीक। क्योंकि USA भी अपना जो है कुछ वो जो इनकी क्वांटिटेटिव ईजिंग वाला जो प्रोग्राम था उसको वो लोग हटा रहे हैं, तो वो भी डॉलर खींच रहे हैं, तो डॉलर जो है वो काफ़ी दुर्लभ होता जा रहा है, ठीक है। डॉलर जो है की सप्लाई कम होती जा रही है, और जो है मतलब डिमांड तो भाई साहब उतनी है हमारे पास, तो इसलिए RBI ने कहा सोच, और इसके हो क्या रहा है इन सब चीज़ों की वजह से, ये जो हमारा रुपी है ना डॉलर के कंपैरिजन में, वो और ज़्यादा महंगा होता जा रहा है। तो जितना ज़्यादा महंगा होगा हम उतना ही जो है समझ लो कि परेशान होते हैं, क्यों, क्योंकि इंपोर्ट हमें करना ही करना है, क्रूड ऑयल तो करना ही पड़ेगा ना, ठीक। और साथ ही साथ जो है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो होते हैं, आपको पता है हॉट मनी इनको बोलते हैं, इनको अगर लगा कि भैया इन्वेस्टमेंट करके अच्छा रिटर्न मिल सकता है तो ठीक है, नहीं तो तुरंत निकल लेते हैं, उनके ऊपर कोई भरोसा कर नहीं सकते हम। तो RBI और ये सब बढ़ता जा रहा है, तो RBI ने ये कहा है कि चलो हम फॉरेक्स रिजर्व जो हमारा है जो कम हो रहा है उसको बढ़ाने की कुछ कोशिश करते हैं। तो उन्होंने कुछ स्टेप बताए हैं। इन्होंने कहा है कि हम जो है जो कई सारे NRI होते हैं, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, तो वो क्या है कि भारत के बाहर तो रहते हैं लेकिन वो भारत में अकाउंट खोल सकते हैं अपने पास, इनके पास ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो 6 तरीके की ऐसी करेंसीज हैं, डॉलर US डॉलर तो मेन है उसमें, तो अगर आप उसको चाहो तो भारत में अकाउंट खोलकर उसमें डिपॉजिट कर सकते हो, फिक्स डिपॉजिट फिक्स इंटरेस्ट रेट मिलता है,
ठीक, तो इससे भी क्या है भैया, वो लोग डॉलर ला रहे हैं ना हमारी इकोनॉमी में, जमा कर रहे हैं ना कुछ टाइम के लिए, तो हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व बढ़ रहा है ना। ठीक, तो उसमें इन्होंने कहा है कि फिक्स इंटरेस्ट रेट इसकी सीलिंग भी हटा दी है, ज्यादा भी मिल सकता है, आओ जमा करो। ठीक, एक तो फॉरेक्स रिजर्व डॉलर बढ़ाने का एक ये इन्होंने रास्ता अपनाया है। दूसरा इन्होंने कहा है कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, आप आओ शेयर्स में नहीं बॉन्ड्स में करो। जो बॉन्ड होते हैं जिसमें कि मैच्योरिटी फिक्स होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है 7 साल के 14 साल के, और उसमें ये होता है कि भैया इतना मिलेगा ही मिलेगा, परसेंटेज आपको इंटरेस्ट इतना मिलेगा ही मिलेगा, तो सेफर साइड में होता है। और ये लोग बहुत बड़े बड़े जो है इन्वेस्टर्स होते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। यूएसए में अगर इनको 1% मिल रहा है ना, तो इंडिया में उनको 3-4% मिल जाए तो बहुत होता है इनके लिए। यूएसए में ब्याज दर बहुत कम है, तो ये कहना है कि बॉन्ड में इन्वेस्ट करो। बॉन्ड थोड़ा सा सेफ होता है, एक उस पर मैच्योरिटी पीरियड भी होता है, तो उससे पहले तो नहीं भाग सकते। ठीक, तो आरबीआई ने ये भी एक जो है इन्होंने एक मेजर लिया है कि हमारे यहाँ फॉरेक्स बढ़े। ठीक, और एक अगला इन्होंने कहा है कि जो भी कॉरपोरेट्स है हमारे यहाँ, वो लोग बाहर से जो लोन लेना चाहते हैं, लोन लेते हैं बाहर से, तो किस में लेते हैं, डॉलर में लेते हैं। सो भले ही वहाँ यहाँ पे इंडिया में लाके वो कन्वर्ट कर लें आईएनआर में, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो आरबीआई ने डबल कर दिया है भाई साहब कि आप एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग जो है डबल कर दी है, कि आप एनुअल लिमिट को डबल कर दिया है टेम्परेली कुछ टाइम के लिए, कि लाओ, अगर पहले $100 ले सकते थे, आप $200 ले लो, लाओ, लेकिन फॉरेक्स लाओ भाई साहब। ठीक, अगर रुपी गिर गया ना बहुत ज़्यादा तो बहुत दिक्कत होगी, लेकिन फॉरेक्स आके हम बाद में लोन वोन दे देंगे, अभी हमको चाहिए भैया फॉरेन करेंसी। तो ये सारी चीज़ें मेजर्स है। इकोनॉमी वाले जो टॉपिक्स होते हैं ना, आपको टफ लगते होंगे, वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हैं, और थ्योरी पढ़ के आप सिर्फ रह जाओगे तो नहीं होगा। जब तक उसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करोगे, कनेक्ट नहीं करोगे, अंडरस्टैंडिंग नहीं बनाओगे, और एक बार कर लिया, मैं आपको सच बता रहा हूँ, फिर आपको इकोनॉमी में रटने की कभी जरूरत। ये सारे सब्जेक्ट इतने बेहतरीन है, मैं आपको बता रहा हूँ, यूपीएससी लेवल में इनके लिए आपके ये क्वेश्चन कभी गलत हो ही नहीं सकते। ठीक है ना, अंडरस्टैंडिंग पे बस आपके हो जाना चाहिए, और उसको अप्लाई करना सीखो, इन्फॉर्मेशन को अप्लाई करना सीखो। अगर अप्लाई करना नहीं सीखोगे, थ्योरी में रहोगे, तो नंबर थ्योरेटिकल वाले ही आएंगे, प्रैक्टिकल वाले नहीं आएंगे। ठीक, तो ये है। और हमारा आज का सेशन है यहीं पे खत्म होता है, लेकिन उससे पहले हम लोग मोटिवेशन अपना देख लेते हैं। अक्सर अकेलेपन से वहीं गुजरता है, बहुत ध्यान से समझना, अकेलेपन मतलब कोई जो है अकेला पड़ गया है, लोग उसको छोड़ गए हैं, क्यों, जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। मतलब सही फैसले ये है कि लोगों को पसंद नहीं आते। ठीक, उनको लग रहा है कि भैया ये मटेरियल ज़्यादा दे रहा है तो इसी पास चले जाओ, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमको ट्रैप कर रहा है, ये हमको मटेरियल कलेक्टर बना रहा है, ना कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो हम मटेरियल कलेक्ट करके तो अब भाई मटेरियल को आपको पढ़ना भी तो है, तो लेकिन आपने सही फैसले अगर लिया तो आप लोगों को लग सकता है कि यार कि आप भीड़ से हट गए हो, लेकिन आपको जब सिलेक्शन हो जाएगा तब दुनिया आपके पास आएगी। तो ये चीज़ें अक्सर अकेले में वहीं गुजरता है जो ज़िंदगी में सही फैसलों को चुनता है। ठीक, और बाकी यूपीपीएससी 2022 मेंस, 2023 का कंप्लीट इंटीग्रेटेड प्रीलिम्स का मेंस का जो है आपका 20 जुलाई से, लेकिन अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ऑफिशियली तब से स्टार्ट है। ठीक, ये मेंस तक पूरा चलेगा, और इसमें इंस्टॉलमेंट भी आप दे सकते हो, इनिशियली 5000 रुपीज़ देकर ज्वाइन कर सकते हैं। मेंस आंसर राइटिंग, करंट अफेयर मॉड्यूल्स और डाउट डिस्ट्रक्शन वाला पेड ग्रुप, इन सभी के लिए आप जानकारी भी ले सकते हैं 9650347272। ठीक, इस वीडियो के जो है चैट बॉक्स में एक मैसेज डाल दूंगा, इसमें हमारे पेड ग्रुप का जो जेन्युइन जो रिव्यू है वो मैंने उसमें डाले हुए हैं ऑडियो, तो आप उसको सुन सकते हैं। कोई एडिट वेडिट नहीं है, कोई फालतू की जो है फेक पब्लिसिटी नहीं है, जो ओरिजिनल है, क्योंकि उसमें जो उन्होंने बोला है फीडबैक, वो बिल्कुल मैं उसके लिए रिसेप्टिव हूँ, मैं उनको सुनता हूँ और मैं ज़रूर काम करता हूँ। तो वो सारी चीज़ें जो है दे रखी हैं, आप सुन सकते हो कि किस तरीके से हम लोग काम करते हैं, जो कि आपका सिलेक्शन करा सकता है। मटेरियल कलेक्शन वाला जो सिस्टम है वो यहाँ पर नहीं है। ठीक, और ये पेमेंट डिटेल्स हैं, आप स्क्रीन पॉज करके देख सकते हैं। 2023 वाले बैचेस के लिए जो है इंस्टॉलमेंट की सुविधा है, उसको आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में सुबह 6 बजे। तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम।